आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ अधिकार या वारंट है? अधिकार पक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण लेख। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत, वहीं आपका हाईकोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। और ये रिट जो है ब्रिटिश संविधान से उधार ली गई है, जहां उन्हें विशेषाधिकार रिट के रूप में जाना जाता है। आपके संविधान में 5 प्रकार की रिट का उल्लेख है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पक्षा शामिल है। अब देखिए, जो अधिकार पक्षा है, तो अधिकार पक्षा का अर्थ होता है किसी अधिकार या वारंट द्वारा, और यह न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक कार्यालय में किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है, या किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा मांगी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति मांगे, इच्छुक व्यक्ति भी इसे मांग सकता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पहले का ए, अधिकार पक्षा। दूसरा प्रश्न है आपका, भारतीय संसदीय समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं, यह आपको बताना है। यह एक स्वायत्त निकाय है। संसद के पूर्व सदस्य समूह के सहयोगी सदस्य बन सकते हैं। आपको बताना है यहां पर कौन सा सही है। भारतीय संसदीय समूह एक स्वायत्त निकाय है, तो आपका पहला वाला कथन यहां बिल्कुल सही है। देखिए, इसका गठन वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव के अनुसरण में किया गया था। आईपीजी की मशीनरी जो है वो अंतर सरकारी संघ के राष्ट्रीय समूह और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत शाखा दोनों के रूप में ये कार्य करती है। आईपीजी की सदस्यता संसद के सभी सदस्यों के लिए खुली है। संसद के पूर्व सदस्य भी समूह के सहयोगी सदस्य बन सकते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं, तो आपका सही आंसर है सेकंड का सी, यानी 1 और 2 दोनों। तीसरा प्रश्न है आपका, प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। प्रस्तावना संविधान की भूमिका या परिचय है। प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से उधार ली गई विशेषता है। देखिए, प्रस्तावना के साथ शुरुआत करने वाला पहला संविधान अमेरिका का संविधान था, और भारत सहित कई देशों ने इस प्रथा का पालन भी किया है। यानी प्रस्तावना जो है अमेरिकी संविधान से उधार ली गई विशेषता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना नेहरू जी के उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, जिसको उन्होंने 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया था। आपको पता ही होगा। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना शब्द का तात्पर्य है संविधान का परिचय या भूमिका। तो इसमें संविधान का सार निहित है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन ये भी सही है। देखिए, प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है। तो यहां पर आपके दोनों ही कथन सही हैं, तो आपका सही आंसर है दोनों, 1 और 2। चौथा प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 279A से संबंधित है? 101वां संशोधन अधिनियम, 123वां संशोधन अधिनियम, 110वां संशोधन अधिनियम, 95वां संशोधन अधिनियम। देखिए, 2016 में 101वें संशोधन अधिनियम ने देश में एक नई कर व्यवस्था, यानी वस्तु एवं सेवा कर, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको जीएसटी कहा जाता है, तो जीएसटी शुरू करने का मार्ग प्रशस्त किया। संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 279A जोड़ा गया, और इस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार दिया। परिषद का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा चौथे का ए, यानी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। 5वां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है 98, 99, 100, 97। देखिए, भारतीय संविधान में 3 सूचियां शामिल हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। सूची 1 यानी संघ सूची 98 विषयों की एक सूची है, जिसे संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है। यानी कि ये संघ सूची को संविधान की कौन सी अनुसूची में रखा गया है? 7वीं अनुसूची में से रखा गया है। और ये जो आपकी संघ सूची है, इस पर संसद के पास कानून बनाने की विशेष शक्ति है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा यहां पर 5वें का ए, यानी कि 98। 6वां प्रश्न है आपका, किस संवैधानिक संशोधन ने
सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया? 96वां संशोधन अधिनियम, 97वां संशोधन अधिनियम, 44वां संशोधन अधिनियम, 43वां संशोधन अधिनियम। देखिए, वर्ष 2011 में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इस संदर्भ में इसने संविधान में 3 परिवर्तन किए। यानी पहली बात तो ये, इसने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया और इसे आर्टिकल 19 में शामिल भी किया गया है। इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की नीति का एक नया निर्देशक सिद्धांत इसमें शामिल किया गया और ये सिद्धांत अनुच्छेद 43B में रखा गया। इसने संविधान में एक नया भाग यानी कि 9B ने ऐड किया और जिसका शीर्षक है सहकारी समितियां, और ये इसमें 9B में 243 ZH से लेकर 243 ZT तक हैं। ZH से लेकर 243 ZT तक इसमें वर्णित हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 6वें का बी वाला, 97वां संशोधन अधिनियम। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। संविधान में इंडिया इज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 1 संघ के नाम और क्षेत्र से संबंधित है। 1954 से पहले चंद्रनगर एक फ्रांसीसी एन्क्लेव था। 1947 तक सिक्किम चोग्याल द्वारा शासित एक भारतीय रियासत थी। ठीक है, अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन किया गया है, अर्थात भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है। ध्यान देना, भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट, न कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। और इसमें 2 चीजें शामिल की गई हैं। पहली बात तो यह है कि भारतीय संघ राज्यों द्वारा किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरी बात इसमें यह है किसी भी राज्य को महासंघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो यहां पर आपका ए वाला कथन तो गलत हो जाएगा, यानी इंडिया इज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट है। तो यहां पर आपका ए वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है कि अनुच्छेद 1 संघ के नाम और क्षेत्र से संबंधित है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। 1954 से पहले चंद्रनगर एक फ्रांसीसी एन्क्लेव था। देखिए, चंद्रनगर विलय अधिनियम 1954, तो चंद्रनगर के क्षेत्र को पश्चिम बंगाल राज्य में मिला दिया गया उसके जरिए, और उससे पहले ये चंद्रनगर जो है फ्रांसीसी एन्क्लेव था। तो यहां पर आपका सी वाला कथन ये भी सही है। 1947 तक सिक्किम चोग्याल द्वारा शासित एक भारतीय रियासत थी। देखिए, 1947 में ब्रिटिश सर्वोच्चता के समाप्त होने के बाद सिक्किम भारत का एक संरक्षित क्षेत्र बन गया, जिससे भारत सरकार ने सिक्किम की रक्षा, विदेश मामलों और संचार की जिम्मेदारी संभाली। 1974 में यानी 1974 में सिक्किम ने भारत के साथ अधिक से अधिक जुड़ाव की इच्छा व्यक्त की, और इसी के अनुसार उस समय 35वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया, और इस संशोधन ने सिक्किम को भारतीय संघ के एक सहयोगी राज्य का दर्जा देकर संविधान के तहत राज्य के एक नए वर्ग की शुरुआत की। तो यहां पर आपका डी वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका गलत वाला जो आंसर है वो है 7वें का ए वाला। 8वां प्रश्न है आपका, किस संशोधन अधिनियम ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को विभाजित किया? 65वां संविधान संशोधन अधिनियम, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम, 95वां संविधान संशोधन अधिनियम, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए, 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग अलग निकायों में विभाजित कर दिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है वो आपका अनुच्छेद 338 में है। वहीं आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो आयोग है यानी अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338A में रखा गया है, और ये सब हुआ है 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 की वजह से। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 8वें का बी वाला। 9वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, ये आपको बताना है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, उन्हें 10 साल तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए, राष्ट्रपति की राय में उन्हें एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को जो अर्हता होनी चाहिए या योग्यता होनी चाहिए, उसमें उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है।
अब देखिए यहाँ पर उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान निहित नहीं है, तो यहाँ पर बी वाला कथन गलत हो जाएगा। सी वाला कथन बिल्कुल सही है, उसे यानी उन्हें 10 साल तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए या फिर 5 साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका सी वाला कथन ये भी सही है। डी वाला कथन ये भी सही है, राष्ट्रपति की राय में उन्हें एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका डी वाला भी सही है। देखिए संविधान में कहीं भी आयु का प्रावधान नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु कितनी होनी चाहिए, इसका कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, तो यहाँ पर आपका बी वाला कथन गलत हो जाएगा, तो आपका सही आंसर है 5वें का बी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, संविधान का कौन सा भाग आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है? भाग 3, भाग 20, भाग 8, भाग 17। देखिए संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है, तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का डी वाला, भाग 17। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।